Hello everyone, welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola. Today our topic is vaccine. So as you all know कि गवर्नमेंट है हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन के लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, जैसे कि हो गया आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड अनदर वन प्रोग्राम इज मिशन इंद्रधनुष। तो ये सारे जो प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एज वेल एज मिशन इंद्रधनुष, ये किस चीज़ के लिए है? वैक्सीनेशन के लिए है, राइट? तो वैक्सीनेशन इतना ज़रूरी क्यों है? यहाँ पे एवरी ईयर इतना खर्चा क्यों कर रही है गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के लिए? वैक्सीनेशन का पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है वैक्सीनेशन, और अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स कौन कौन से होते हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है और एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट होती है, राइट? तो आज के हमारे लेक्चर में हम ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वैक्सीन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन मतलब कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज जब होता है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। क्या करना है? उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, राइट? और ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो किस तरीके से होता है? बाय स्टिमुलेटिंग आवर ओन इम्यूनिटी, ठीक है? हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करके किया जाता है। मतलब यहाँ पे कोई इन्फेक्शियस डिसीज आ रही है हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना है ताकि वो डिसीज हमें डिसीज ना कर पाए, मतलब बीमार ना कर पाए, ठीक है? और ये किस तरीके से होगा? हमारे इम्यून सिस्टम को यहाँ पे स्टिमुलेट करके होगा, राइट? अभी इम्यून सिस्टम को कैसे स्टिमुलेट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कैसे किया जाता है? तो इसके लिए कुछ सेल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे हो गए WBC, ठीक है? इम्यूनिटी में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो सेल है आपके WBC सेल्स, राइट? और WBC यहाँ पे अगेन बहुत सारे टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट। क्या होता है? फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स, अनदर वन इज ए ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा क्या है? ए ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट? दिस ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, मतलब ग्रैन्युलोसाइट तीन टाइप के होते हैं। वन इज एसिडोफिल, पहला क्या हो गया आपका? एसिडोफिल्स। सेकेंड इज बेसोफिल्स, सेकेंड सेल इज बेसोफिल्स, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स, और तीसरा क्या है आपका यहाँ पे? न्यूट्रोफिल्स, ओके? ये तीन टाइप के ग्रैन्युलोसाइट होते हैं, अलग अलग सेल्स हैं यहाँ पे, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं, आप जाके वो देख सकते हो। ग्रैन्युलोसाइट यहाँ पे दो टाइप के सेल्स होते हैं ग्रैन्युलोसाइट में। फर्स्ट इज मोनोसाइट, फर्स्ट इज मोनोसाइट्स, एंड सेकेंड वन इज लिम्फोसाइट। सेकेंड क्या है यहाँ पे? लिम्फोसाइट्स। इज दैट क्लियर? एक मोनोसाइट होता है और एक लिम्फोसाइट होता है, किसमें? एक ग्रैन्युलोसाइट में। और ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, मतलब टी लिम्फोसाइट भी हो सकता है और बी लिम्फोसाइट भी हो सकता है। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट दो सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, जब हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लिम्फोसाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिम्फोसाइट की बात करेंगे। तो चलो हम देखते हैं पहले कि ये लिम्फोसाइट्स को हम कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो फंजाई भी हो सकता है, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे रहेंगे आपके ये एंटीजेंस, एंड दिस एंटीजेंस आर फॉरेन एंटीजन, मतलब हमारी बॉडी के लिए ये एंटीजन फॉरेन एंटीजन है। इज दैट क्लियर? हमारी बॉडी के लिए एंटीजन क्या हुआ? एक फॉरेन एंटीजन हुआ, मतलब बाहर से आ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास खुद के भी एंटीजन होते हैं, जैसे कि आरबीसी सेल्स होते हैं। आरबीसी की ऊपर सरफेस पे कुछ एंटीजन्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। तो वो एंटीजन क्या है? सेल्फ एंटीजन है।
उससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। बट जैसे ही हमारे बॉडी में फॉरेन एंटीजन आएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे जो है इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। कैसे होता है? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन के कांटेक्ट में जब मैक्रोफेज आता है, कौन आता है? मैक्रोफेज। क्या आएगा? मैक्रोफेज या फिर डेंड्राइटिक सेल, कुछ भी ले लो, ठीक है। दिस सेल इज मैक्रोफेज। क्या है ये? मैक्रोफेज। इसको हम डेंड्राइटिक सेल भी बोल सकते हैं, मैक्रोफेज या फिर डेंड्राइटिक सेल। तो जब यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल या फिर मैक्रोफेज दोनों में से एक के कांटेक्ट में कौन आ रहा है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कांटेक्ट में आता है मैक्रोफेज या फिर डेंड्राइटिक सेल क्या करता है? फेगोसाइटोसिस करता है। क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस की हेल्प से पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लेगा, अंदर ले लेगा अपने अंदर। कैसे लेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। कोई भी सेल के बाहर का मेम्ब्रेन होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये एंगल्फ कर लेगा, और एंगल्फ करने के बाद उसको किल कर देगा, मार देगा वहां पे। डन। तो जैसे ही मैक्रोफेज ने यहाँ पे पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर लिया, उसके बाद उसको मार डाला। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने के बाद क्या होता है? जो ये फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, एंटीजन के जो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं वो मैक्रोफेज की सरफेस पे शो करते हैं, ठीक है, या फिर डेंड्राइटिक सेल के सरफेस पे ये शो करते हैं। कौन? एंटीजन। तो अभी देखो क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे मैक्रोफेज है, दिस इज अ मैक्रोफेज, राइट? दिस इज अ मैक्रोफेज, राइट? अब मैक्रोफेज की सरफेस पे क्या है? मैक्रोफेज की सरफेस पे एंटीजन है, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन। और ये कौन से एंटीजन है? वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ था, राइट? तो ये एंटीजन के कांटेक्ट में अभी कौन आता है? ये एंटीजन के कांटेक्ट में आता है आपका, ये एंटीजन के कांटेक्ट में आता है आपका टी सेल्स। कौन आएंगे? टी सेल्स। जो लिम्फोसाइट में बताया था ना, दो टाइप के सेल्स होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट सेल्स किसके कांटेक्ट में आएंगे? इन एंटीजन की, जो मैक्रोफेज की सरफेस पे है। जब ये मैक्रोफेज लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, वहां तक पहुंचेगा, तो लिम्फेटिक नोड में टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट भारी मात्रा में होता है। तो ये टी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आया तो टी लिम्फोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे? ये भी यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब क्या क्रिएट कर रहे हैं? पहले तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी माने ये टी सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना शुरू कर देंगे। खुद टी सेल्स ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना शुरू कर देंगे। बट साथ में एक और चीज हो रही है। टी सेल्स किसको एक्टिवेट करता है? टी सेल्स बी सेल को एक्टिवेट करता है। मतलब बी लिम्फोसाइट जो हमने देखा था ना, बी सेल को यहाँ पे एक्टिवेट करता है। जैसे ही यहाँ पे बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो बी सेल्स का सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? सेल डिवीजन। मतलब यहाँ के जो बी सेल्स है वो सेल डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। एंड आफ्टर दिस सेल डिवीजन बहुत सारे बी सेल्स बन जाते हैं, और इन बहुत सारे बी सेल्स को बोला जाता है प्लाज्मा सेल। क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा सेल। इनको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा सेल। ये सारे सेल्स को बोला जाता है प्लाज्मा सेल। इसका प्लाज्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस नाम प्लाज्मा है। जब ये प्लाज्मा सेल बन जाएंगे तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाने लगेंगे। क्या बनाने लगेंगे? एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ था। जैसे एंटीबॉडीज बन जाती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है, और यहाँ पे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्रिएट होता है, जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बी सेल का फंक्शन है। क्या है? प्लाज्मा सेल बनाएंगे सेल डिवीजन के बाद, और लास्ट में क्या बनता है? एंटीबॉडीज बनता है। इज दैट क्लियर? जैसे ही सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, सारे जितने बॉडी में आए थे सारे खत्म हो गए, उसके बाद धीरे धीरे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू कर देती है, और प्लाज्मा सेल भी धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगेंगे। बट कुछ प्लाज्मा सेल हमारी बॉडी में रह जाएंगे। तो ये जो कुछ प्लाज्मा सेल हमारी बॉडी में रह गए, वो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा मेमोरी सेल। क्या बोलेंगे? अभी उन सेल्स को बोला जाता है मेमोरी सेल्स।
अब ये मेमोरी सेल का क्या फंक्शन होता है, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट करता है। मतलब अगर ये मेमोरी सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वापस से वही का वही इन्फेक्शन आया, मतलब वही का वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, वो डिवाइड होना शुरू करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया। कैसे? क्योंकि इतनी बड़ी प्रोसीजर हो रही है तो टाइम लगता है एक्टिवेशन और ये सब एंटीबॉडीज बनने में। बट सेकंड केस में क्या होगा, मतलब वापस से वही का वही इन्फेक्शन आएगा, तो हमारी बॉडी को तो पता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ था पहले और मेमोरी सेल प्रेजेंट है, तो मेमोरी सेल डायरेक्टली एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज बना देंगे और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे। तो इसी को बोला जाता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, तो वैक्सीन का यहाँ पे क्या रोल है? जब आप पहली बार वैक्सीन देते हो, वैक्सीन में दिया क्या जाता है पहले तो वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पोलियो वैक्सीन है तो उसमें पोलियो वायरस होगा, अगर कोविड का वैक्सीन है तो उसमें कोविड-19 का वायरस होगा। ठीक है, वही वायरस या फिर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में डाला जा रहा है ताकि बॉडी ये पूरा प्रोसेस करे और एंटीबॉडी बना ले और साथ में क्या बन जाए, यहाँ पे मेमोरी सेल बन जाए। और वैक्सीन की वजह से एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट होता है ताकि दोबारा जब रियल में हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ रहा है, ये तो आर्टिफिशियल हमने लेके आए ना, हम आर्टिफिशियली वैक्सीन के थ्रू इन्फेक्शन लेके आए, बट जब रियल में इन्फेक्शन आएगा, बाहर से एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो यहाँ पे मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उसको किल कर देंगे। क्योंकि हमारी बॉडी को तो पहले से पता है वैक्सीन के थ्रू कि ऐसा कुछ हमारी बॉडी में आया था पहले। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट कैसा एंटीबॉडी बनाना है ये हमारी बॉडी को पता है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कौन? वैक्सीन्स। तो ये हो गया पूरा फंक्शन, मतलब वैक्सीन काम कैसे करती है। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो फर्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैक्सीन में है होल माइक्रोब अप्रोच, मतलब पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डाले जाते हैं उसमें तीन टाइप है। फर्स्ट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सेकंड इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड थर्ड वन इज वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये तीनों किसके टाइप है? होल माइक्रोब अप्रोच के। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन मतलब कुछ छोटा पार्ट डालेंगे, पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डाला जाएगा वैक्सीन के थ्रू, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट इंसर्ट करेंगे वैक्सीन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, मतलब जेनेटिक मटेरियल डाला जा रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डाला जा रहा है, इधर इट इज डीएनए और इधर इट इज mRNA। ठीक है, वैक्सीन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट किया जा रहा है। थर्ड वन इज टॉक्सॉइड वैक्सीन, जिसमें टॉक्सिन के अगेंस्ट टॉक्सॉइड डाले जाते हैं। एंड लास्ट इज कॉन्जुगेट वैक्सीन, यहाँ पे दो यूनिट को कंबाइन करके डाला जाता है। तो अब हम देखेंगे डिटेल में एक एक करके सारी वैक्सीन को। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम होल माइक्रोब अप्रोच। तो फर्स्ट यहाँ पे होल माइक्रोब अप्रोच में क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। पहले तो होल माइक्रोब मतलब पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जा रहा है। आप फोटो में देख सकते हो, पिक्चर में पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई एक पार्ट ही नहीं डाल रहे, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर रहे वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में। तो उसमें फर्स्ट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है? डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है, इधर डेड वायरस, इधर डेड बैक्टीरिया, इधर फंजाई, इधर प्रोटोजोआ, बट वो कौन से स्टेट में? डेड स्टेट में, मतलब मरे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट किया जा रहा है इनटू योर बॉडी वाया वैक्सीन्स, दैट इज अ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सेकंड इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। Second is live attenuated vaccine. Live attenuated vaccine means partially dead vaccine. मतलब यहाँ पे partially dead मतलब आधे मरे हुए वायरस है, मतलब जितना इनका वायरुलेंस कैपेसिटी है, मतलब कोई भी एक नॉर्मल वायरस होता है उसका एक वायरुलेंस कैपेसिटी होता है, मतलब वो कितना इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में, दैट इज वायरुलेंस कैपेसिटी। बट जब यहाँ पे लाइव एटेन्यूएटेड मतलब पार्शियली डेड हो जाते हैं वो, उसका वायरुलेंस कैपेसिटी कम हो जाता है, मतलब बॉडी को इन्फेक्ट करने का कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। तो इससे क्या फायदा होगा? हमारा बॉडी इन्फेक्ट भी नहीं होगा और मेमोरी सेल भी बन जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है इंजेक्टेबल
इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आता है जो आपके डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है, वो आपका इनएक्टिवेटेड मतलब मरा हुआ पोलियो का वायरस दिया जाता है उसमें, ठीक है। लाइव एटीन्यूएटेड का एग्जांपल क्या है, मतलब यहाँ पे पार्शियली डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका एग्जांपल है ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल ड्रॉप्स दिए जाते हैं पोलियो वैक्सीन के, दैट उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर रहता है लाइव एटीन्यूएटेड वायरस, ठीक है। एंड लास्ट होल माइक्रोब में आपका है, थर्ड वन इज वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो यहाँ पे वायरल वेक्टर वैक्सीन मतलब यहाँ पे कुछ वेक्टर का यूज किया जा रहा है। वेक्टर मतलब आप डिजायर अपना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और चीज में डाल के उसको वैक्सीन के थ्रू अपनी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी किसके थ्रू कर रहे हो, तो वायरस के थ्रू, ठीक है। दूसरा एक और वायरस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखो डिटेल में देखो यहाँ पे अच्छे से। लाइव वायरस वेक्टर वैक्सीन, वायरस वेक्टर वैक्सीन, ठीक है। वायरस वेक्टर वैक्सीन में क्या करोगे, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कोविशील्ड का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। कोविशील्ड जो है वो इसी तरीके से बनी है, वायरस वेक्टर वैक्सीन का ही एग्जांपल है कोविशील्ड, जो कोरोना में हमने ली थी ना कोविशील्ड। तो कोविशील्ड कैसे बनी है, देखो कोविशील्ड में हमने एक एडिनो वायरस लिया, क्या लिया यहाँ पे, एडिनो वायरस लिया है। ये आपका हो गया एडिनो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस क्या है, एडिनो वायरस एक चिंपांजी में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक वायरस है, जिसकी वजह से कॉमन फ्लू और ये कोल्ड जो होता है ना, इन्फ्लुएंजा डिसीज होता है, वो इसकी वजह से होता है, एडिनो वायरस की वजह से। तो ये नॉर्मली हम इससे एक दो बार तो इन्फेक्ट हो ही चुके होते हैं एडिनो वायरस से, तो ये ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता, राइट। तो आपने क्या ले लिया यहाँ पे, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे उसका जेनेटिक मटीरियल होगा, राइट। एडिनो वायरस का जो जेनेटिक मटीरियल है उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, उसके साथ हम ऐड कर देंगे कोविड-19 वायरस का जेनेटिक मटीरियल। क्या ऐड कर दिया आपने यहाँ पे, कोविड-19 वायरस का जेनेटिक मटीरियल, मतलब एक कोविड-19 का भी जीन ऐड कर दिया, ठीक है। और ये जीन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये जीन एक्सप्रेस करता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कोई भी जीन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे जो हमने कोविड-19 का जीन लिया, ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है, एंटीजन प्रोटीन बना रहा है। मतलब कोविड-19 का जो वायरस है उसके ऊपर भी एंटीजन होंगे। ये एंटीजन कहाँ से बनता है, ये एंटीजन बनने का कमांड कहाँ से आता है, जीन में से। मतलब इनका जो जेनेटिक मटीरियल है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट को जीन बोला जाता है। तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन का प्रोटीन बनाने के लिए। तो यही हमने यहाँ पे जीन ले लिया, और ये जीन क्या करना शुरू करेगा, ये जीन प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, और जैसे ही प्रोटीन बन जाएगा वो उसकी सरफेस पे आना शुरू कर देगा वो प्रोटीन, और वो सरफेस पे आगे शो करेगा एज अ एंटीजन। इज दैट क्लियर। अभी यहाँ पे टेक्निक क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्यों बोला था, बिकॉज एज अ वेक्टर हमने क्या यूज किया है, वायरस। कौन सा वायरस, एडिनो वायरस। और हमारा डिजायर, हमें किस चीज का वैक्सीन देना है हमारी बॉडी को, हमें देना है कोविड-19 का। तो कोविड-19 का जेनेटिक मटीरियल हमने एडिनो वायरस में डाल दिया, जो कि हमारा वेक्टर है, वो लेके जाएगा वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में कोविड-19 का एक जीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन ऑफ कोविड-19। इज दैट क्लियर। तो अब हमारा बॉडी क्या करेगा, अब हमारा बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, ठीक है, और एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट होने के बाद जब रियल में वो कोविड-19 हमारी बॉडी में आएगा, तो हमें पहले से पता है, क्योंकि हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है, और वो डायरेक्टली मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज बना के। और यहाँ पे ये पूरा जो सेल है वो नॉन रेप्लिकेटिंग है, मतलब यहाँ पे ये रेप्लिकेट नहीं होंगे, एक एडिनो वायरस में से दो हो रहे, दो में से चार हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा। नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर हम यहाँ पे लेते हैं। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हो गया होल वैक्सीन, होल माइक्रोब वैक्सीन्स। होल माइक्रोब वैक्सीन के बाद आएगा आपका सब यूनिट वैक्सीन। क्या आएगा, सब यूनिट वैक्सीन।
तो सब यूनिट में क्या होता है, पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिया जा रहा है वैक्सीन के थ्रू, सिर्फ क्या दिया जाता है यहाँ पे, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूनिट, मतलब एक पार्ट दिया जाता है, और इस यूनिट को मतलब वो एंटीजन भी हो सकता है, राइट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एंटीजन है वो आपकी वैक्सीन के थ्रू आपको दिया जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिया जा रहा, सिर्फ उसका एंटीजन दिया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब यूनिट वैक्सीन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका डीएनए न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। सी, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड मींस जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, आपका डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, और आरएनए भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम वैक्सीन में या तो डीएनए देंगे, ठीक है, या एमआरएनए को इंसर्ट करेंगे, तो ये दो टाइप का वैक्सीन हम दे सकते हैं यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट हम देखेंगे कि डीएनए और एमआरएनए वैक्सीन काम कैसे करते हैं। सी, उससे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि सेल के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे हो रहा है। सी, पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि एमआरएनए और डीएनए वैक्सीन काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, एंड न्यूक्लियस के अंदर रहता है आपका जेनेटिक मटीरियल। इज दैट क्लियर? एंड दिस जेनेटिक मटीरियल, इसको हम बोलेंगे डीएनए, राइट, इसको क्या बोलेंगे, डीएनए। और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट को क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। डन? इज दैट क्लियर? अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सी, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, बट अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है तो ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होना पड़ेगा डीएनए से आरएनए में, तभी हम इसको डीकोडिफाई कर पाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे डीएनए कन्वर्ट हो जाता है आपका एमआरएनए में, राइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? डीएनए टू एमआरएनए जो हो रहा है कन्वर्जन विद इन न्यूक्लियस, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें यूज करना है, बट एज अ डीएनए हम यूज नहीं कर पाएंगे, उसको आरएनए में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डीएनए के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, आरएनए के फॉर्म में अब हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोटीन बनाने का इन्फॉर्मेशन है। अभी ये एमआरएनए बाहर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम के पास गया इंफॉर्मेशन लेके, और वहां पे होता है ट्रांसलेशन। क्या होगा, ट्रांसलेशन। मतलब ये एमआरएनए में से क्या बनेगा, अब प्रोटीन बनेगा, ठीक है। एमआरएनए कहाँ गया, राइबोसोम के पास गया कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और उससे प्रोटीन बनाओ। राइबोसोम ने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया, एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? और कोई भी एंटीजन होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से ही बना होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अभी जब आप एमआरएनए वैक्सीन देते हो तो क्या होता है, सी, जब भी एमआरएनए वैक्सीन दिया जाता है, वो एमआरएनए कहाँ जाएगा, वो एमआरएनए जाएगा आपके सेल के अंदर, ठीक है, बट न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में रहेगा। साइटोप्लाज्म में क्या गया, एमआरएनए। जैसे ही एमआरएनए आपके साइटोप्लाज्म में गया, एमआरएनए क्या करेगा, ये वैक्सीन वाला एमआरएनए है, ठीक है, हमने जो वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जेनेटिक मटेरियल डाला वो एमआरएनए है। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एमआरएनए हमारे सेल के अंदर आया, एमआरएनए कहाँ पे गया, राइबोसोम के पास गया, और राइबोसोम की हेल्प से यहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनेगा, प्रोटीन, और दिस प्रोटीन इज नथिंग बट द एंटीजन। तो जैसे ही यहाँ पे ये एंटीजन बन जाता है, ये एंटीजन सरफेस पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे, सेल की सरफेस पे आ जाता है। और इस सेल की सरफेस पे जो ये एंटीजन आ गया, जब ये कांटेक्ट में आएगा टी सेल्स के, तो टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि एक फॉरेन एंटीजन है ये, और टी सेल बदले में किसको एक्टिवेट करते हैं, बी सेल को, एंड अगेन दैट एंटायर प्रोसेस विल हैपन। और यहाँ पे क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे और मेमोरी सेल बनेंगे। इज दैट क्लियर? एमआरएनए इस तरीके से काम करता है, एमआरएनए वैक्सीन।
सेकेंड इज डीएनए वैक्सीन। जब डीएनए वैक्सीन दिया जाता है तो डीएनए वैक्सीन आपके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाता है। तो जैसे ही डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर गया, कौन सा डीएनए है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो वैक्सीन के थ्रू दिया गया, ये डीएनए कन्वर्ट होगा किसमें? एमआरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे। एमआरएनए कहाँ गया? बाहर गया। ये एमआरएनए राइबोसोम के पास गया और क्या बना दिया? यहाँ पे प्रोटीन बना दिया। एंड दिस प्रोटीन इज नथिंग बट अगेन एंटीजन। एंटीजन सरफेस पे आ जाएगा, टी सेल एक्टिवेट होगा, वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, प्लाज्मा सेल बनेंगे और एंटीबॉडीज बनेंगे। एलिमिनेट हो जाएगा जब इन्फेक्शन चला जाएगा और मेमोरी सेल आपके रह जाएंगे, ठीक है। और ये वापस जब इन्फेक्शन वापस आ रहा है तो बॉडी को रिकॉग्नाइज करने में टाइम नहीं लगेगा और वापस से एंटीबॉडी बना देगा। तो इस तरीके से काम करते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्जुगेट वैक्सीन। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये क्या है? कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन नाम से लग रहा है मतलब कुछ दो चीज़ों को ज्वाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से दो चीज़ों को ज्वाइन किया गया है? फॉर एग्जांपल ये न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, वो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है जो बच्चों को दी जाती है। 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको कॉन्जुगेट न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड का यूनिट लिया जाता है। किसका लिया जाता है? पॉलीसैकेराइड यूनिट। पॉलीसैकेराइड यूनिट। और ये जो पॉलीसैकेराइड यूनिट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही पॉलीसैकेराइड यूनिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉलीसैकेराइड यूनिट। इसके साथ हमने अटैच क्या कर दिया? इसके साथ हमने एंटीजन को अटैच कर दिया। सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन को भी अटैच कर दिया। तो देख रहे हो अब यहाँ पे एंटीजन को हमने अटैच कर दिया, मतलब दो चीजें दी जा रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉलीसैकेराइड जो उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, सरफेस पे होगा, और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीजन यहाँ पे दिया जा रहा है। जब इन दोनों को अटैच कर दोगे तो ये हो जाता है आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन। और जब बेबी में ये दिया जाता है तो इन दोनों चीज़ों के अगेंस्ट आपका क्या बनने लगता है? एंटीबॉडी बनने लगता है। और रियल में जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आएगा तो बेबी का बॉडी पॉलीसैकेराइड और इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा एज अ फॉरेन बॉडी और इसके अगेंस्ट क्या बना देगा? एंटीबॉडीज। इज दैट क्लियर? चलो, कॉन्जुगेट वैक्सीन के बाद हम देखेंगे टॉक्सॉइड। सी, टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है? टॉक्सॉइड फॉर एग्जांपल टिटनेस ले लो। जो टिटनेस होता है ना वो टिटेनी की वजह से होता है। और ये जो टिटनी बैक्टीरिया है एक टॉक्सिन क्रिएट करता है, ठीक है। ये टॉक्सिन बनाता है और जब भी बॉडी इन्फेक्ट होता है विद दिस टिटेनी तो यहाँ पे क्या होगा? टिटनेस होगा, राइट। और टिटनेस में क्या होता है? टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज करता है और ये जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, इसकी वजह से हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स और नर्व डैमेज होती है। इज दैट क्लियर? तो अभी इस टॉक्सिन के अगेंस्ट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी हमें क्रिएट करना है कि अगर रियल में कभी ये टॉक्सिन आ जाए तो हमारी बॉडी के लिए नया नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी को पता होना चाहिए पहले से कि ऐसा कुछ टॉक्सिन है, अगर ये आया तो इसके अगेंस्ट क्या करना है। तो हम क्या करेंगे? इस टॉक्सिन को हमारी बॉडी में इंसर्ट करेंगे वाया वैक्सीन्स। बट ये जो टॉक्सिन है इसको ट्रीट करके इंसर्ट करेंगे वैक्सीन के थ्रू। फॉर्मल्डिहाइड से हम ट्रीट करेंगे ताकि इसका जो वायरुलेंस कैपेसिटी है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इन टॉक्सिन को ट्रीट करके वैक्सीन दिया जाता है, उसी को बोला जाता है टॉक्सॉइड, ताकि दोबारा रियल में टॉक्सिन आए तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर ले और उसके अगेंस्ट जल्दी से एक्शन ले पाए। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो यहाँ पे हमने सारी वैक्सीन देख ली। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिव वैक्सीन, देन हमने क्या देखा था? वायरल वेक्टर वैक्सीन, फिर हमने देखा एमआरएनए और डीएनए वैक्सीन जो कि है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स के दो, डीएनए और एमआरएनए वैक्सीन। फिर हमने देखा सब यूनिट वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन। सो दिस ऑल आर द टाइप ऑफ वैक्सीन्स, ओके। और यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव भी है, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष हो गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।